अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को डिस्कस किया जा रहा था। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने अब तक बहुत कुछ सीखा, जिसमें बेसिक से लेकर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, एक्टिव मासेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हम फैक्टर को पढ़ेंगे विच अफेक्ट्स फैक्टर अफेक्टिंग of balance the chemical reaction, जैसे नॉर्मली हम अब क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं उस केमिकल इक्वेशन, जो रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस रखने में। मतलब लेट से रिएक्शन फॉरवर्ड हो जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, उसमें क्या फैक्टर है, तो उसके लिए हम एक लॉ डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड, लॉ का नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, या जी ली लॉ या प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल या ली चैटलियर लॉ। नॉर्मली प्रिंसिपल का वर्ड ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रिंसिपल। ली चैटलियर का लॉ या कानून या आप उसे कह सकते हो उसूल। अब सर क्या है, अब तक हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया। रिवर्सिबल रिएक्शन किस टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को एक हम यहाँ पर डिस्कशन भी कर लेते हैं, लिख भी देते हैं a + b, ये रिवर्सिबली जा रहा है c + d। इसी से हम पूरे ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इजी लॉ, ये इजी प्रिंसिपल है हमारे पास। ली चैटलियर प्रिंसिपल जिसे हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल बार बार लॉ, तो प्रिंसिपल ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कि हम डिस्कस करेंगे, इफेक्ट करेंगे बैलेंस। अब लेट्स से a एंड b एंड c एंड d ये इक्विलिब्राइज्ड हैं। ये इक्वेशन जो है इक्विलिब्राइज्ड है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड जो है वो बराबर हो चुका है। जस्ट लाइक एक फिजिकल बैलेंस है, तराजू है, जिस पे अगर एक सब्जी वाला या कोई भी नॉर्मल जनरल स्टोर वाला, अगर उसके पास एक तराजू है, एक फिजिकल बैलेंस है, जो कि अब तो डिजिटल बैलेंस से सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, वो फिजिकल बैलेंस पकड़ता है या रखता है, तो एक तरफ वेट रखा जाता है, दूसरी तरफ आपका वो चीज़ जो खरीद रहे हैं वो चीज़ रखी जाती है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे लेट से हम बात करें शुगर की, कि चीनी खरीद रहे हैं, चीनी खरीदने के लिए वो चीनी ऐड करता रहेगा और रेफरेंस वेट जो है 1 kg या 2 kg वो रखा हुआ है, और जब वो आपके पास उसके जो एक प्लेट जहाँ वेट रखा है और दूसरी प्लेट जहाँ पे आपकी कमोडिटी डाली जा रही है वो बराबर आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम हो गया कि आपका वेट और आपका जो कमोडिटी है वो बराबर हो गई, दैट इज इक्विलिब्रियम। वो बराबर हो गई, इक्विलिब्रियम हो गई, मुतवाज़न हो गई या बैलेंस हो गई। या हम कहते हैं बैलेंस हो गया भाई, आपका 1 किलो हो गया, हमने रेफरेंस रखा था 1 किलो का। अब यहां पर हमारे पास ए बी और सी डी, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बैलेंस हो गए, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बैलेंस हो गए। बट अगर मैं उसी तराजू में जहां चीनी डली है वहां चीनी ज्यादा डाल दूं, तो क्या हो जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। या मैं वेट कोई ज्यादा डाल दे, थोड़ा सा वेट ज्यादा डाल दे, वेट कोई रेफरेंस वेट की पोर्शन में कोई वेट ज्यादा डाल दे, थोड़ा सा निकाल दे, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी जब हमारे पास कुछ फैक्टर की वजह से अगर हम उसके अंदर कुछ स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो कुछ फैक्टर चेंज करते हैं, तो केमिकल जो इक्विलिब्रियम है डिस्टर्ब हो जाता है। जब केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इट मींस कि यहां पर अब दोबारा कंडीशन वो आएगी कि रिएक्शन को दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव करना होगा। तो मिस्टर ली चैटलियर जो है यही बताते हैं कि कोई भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे रिएक्शन होगा तो उसको अगर उसमें आप कोई कांस्टेंट या कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस से मुराद का अगर हम करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन करते हैं, लेट्स से चेंज इन कंसंट्रेशन कर दें, या हम उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर कर दें, इसको हमारी बुक में कांस्टेंट के नाम से बताया गया, चेंज इन टेम्परेचर कर दें। लेट्स से हम बात करते हैं चेंज इन प्रेशर के अंदर कोई तब्दीली कर दें, ये चीज। तो हम ये 3-4 चीजें हम चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे तराजू की एग्जांपल माइंड में रखिएगा, सब चीजें समझ आ जाएंगी। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन एन इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे अगर आप कोई रिएक्शन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस करते हैं, कोई कांस्टेंट चेंज करते हैं, कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, तो ये इक्विलिब्रियम अपने आप को दोबारा
इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए रीअरेंज होगा, शिफ्टिंग करेगा, या तो वो फॉरवर्ड जाएगा या तो वो बैकवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाके अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, काविश करेगा कि मैं बस दोबारा से उसी कंडीशन पे आ जाऊं, मुतवाज़िन कंडीशन पे आ जाऊं। जैसे तराजू वाले में क्या हुआ, चीनी तराजू उस शॉपकीपर से चीनी ज्यादा डल गई तो वो क्या कोशिश करता है कि दोबारा से अचीव होने से निकल गई थी ना, इक्विलिब्रियम आई तो ज़्यादा चीनी डालने की वजह से चीनी की पोर्शन बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो वो चीनी कम करेगा, निकालेगा तो दोबारा क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। और इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेगा ये ले भाई आपकी चीनी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपने कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई किया, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह अप्लाई करने, या कोई भी इसमें से फैक्टर अप्लाई हो सकता है। जैसे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, मैंने क्या कहा, बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हुआ तो ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देता है, दिस will disrupt the equilibrium, disrupt the equilibrium। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा सो क्या होगा, ये रीअरेंज करेगा या दोबारा शिफ्टिंग करेगा, अगेन शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग टू गेट इक्विलिब्रियम वंस अगेन, दोबारा अपने आप को इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए या तो ये फॉरवर्ड जाएगा या तो ये कहाँ आएगा, बैकवर्ड जाएगा। और जब तक ये होता रहेगा, जब तक कि ये इक्विलिब्रियम ना आ जाए, वो इक्विलिब्रियम बता दूंगी डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब आपको लगता तो है कि इक्विलिब्रियम हो चुका बट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, इसलिए कहते हैं इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट को। तो यहां पर ये चीज आ गई। अब हमने वन बाय वन कंसंट्रेशन के इफेक्ट, टेम्परेचर के और प्रेशर के इफेक्ट को डिस्कस करना है। और लीचेटर प्रिंसिपल आपका किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके बुक में हाइबर-बॉश प्रोसेस है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, दोनों पे आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर को हम डिस्कस करते हैं, इसी इक्वेशन पे करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये इक्वेशन है a प्लस बी, ये जा रहा है c प्लस डी के अंदर। यहां इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं और इसका हम डेल्टा एच लिख देते हैं, हम डिफरेंट करके, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी समझ लेते हैं इसको। अब यहां पहले इफेक्ट को अगर पढ़ें तो पहले इफेक्ट को जरा समझे तो रिएक्टेंट ए है और बी है, प्रोडक्ट सी है, डी है। अगर मैं इफ, पहली कंडीशन, इफ अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं, तो रिएक्टेंट साइड ज्यादा हो गई, वही चीनी और उसको रखिएगा माइंड में, रिएक्टेंट साइड ज्यादा हो गई। जब रिएक्टेंट साइड ज्यादा हो गई तो बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट कहां भेजेगा रिएक्शन को, रिएक्शन भेजेगा फॉरवर्ड, रिएक्शन भेजेगा फॉरवर्ड होगा रिएक्शन। आपको ये डायरेक्शन लाजमी बताना चाहिए पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा सा सवाल होता है, एक लफ्ज लिखना होता है पेपर में, नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो अगर ए बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड, बी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बी फॉरवर्ड, बी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि दोनों हमारे पास है, डिक्रीज तब भी, डिक्रीज नॉट इंक्रीज, इंक्रीज फॉरवर्ड। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी तो फॉरवर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी तो बैकवर्ड। ये याद रखिएगा, जहां कमी होगी उस तरफ रिएक्शन जाएगा। अब अगर ज्यादती कहां हो गई, ए बढ़ाने से या बी बढ़ाने से रिएक्टेंट बढ़ गया, रिएक्टेंट बढ़ने से क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में मजीद जुड़ेंगे, मजीद रिएक्शन करेंगे और मजीद प्रोडक्ट बनेगा, ये याद रखिएगा। तो कंसंट्रेशन का आई होप क्या समझ आ गया होगा, जहां चीज बढ़ेगी या कम होगी, ये याद रखिएगा, जहां बढ़ेगी या कम होगी तो जिस तरफ कमी आ रही है रिएक्शन वहां जाएगा, जिस तरफ कमी आ रही है वहां रिएक्शन जाएगा। लेट्स से मैं ए निकाल देता हूं, लेट्स छोड़े ए को नहीं, सी और डी को थोड़ा प्रोडक्ट बना, मैंने निकाल लिया, मुझे यूज करना था, मैंने निकाल लिया, इसका मतलब सी डी में कमी आ गई। तो कमी जहां पर आएगी, जहां पर लेस हो जाएगा काम, रिएक्शन उस तरफ फॉरवर्ड, उस तरफ मूव करेगा। तो सी डी में अगर मैंने निकाल दिया, इसका मतलब सी डी कम हो गया, सी डी को मजीद बनाने के लिए ए बी कोशिश करेंगे, और ए बी कौन सा रिएक्शन देते हैं, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इस तरीके से। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जहां पर आपकी कमी आ रही है, मिसाल के अगर आप एक तरफ कुछ चीज बढ़ा रहे हैं तो उसके ऑपोजिट साइड कमी आ रही है, इट मींस बराबर थे ना पहले, कम हो गया दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जाएगा रिएक्शन। बस ये एक शॉर्टकट ट्रिक है कि जहां पर जिस साइड पर रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में जहां कमी आ रही है कंसंट्रेशन के केस में, वहां पर आप जाएं तो उस तरफ रिएक्शन को मूव करवा दें। अगर यहाँ ए बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब यहां कमी आ रही है तो मूव करा दें प्रोडक्ट की तरफ, अगर ये कम कर रहा हूं तब भी इधर कमी आ रही है तो ये तब भी फॉरवर्ड मूव करे, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, या डेल्टा एच पॉजिटिव वाला होगा या डेल्टा एच नेगेटिव वाला होगा। याद हो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों डिस्कस किए थे। जब भी रिएक्शन को हीट देंगे तो वो एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, जब भी रिएक्शन से हीट मिलेगी तो रिएक्शन की डेल्टा एच नेगेटिव। ये आपके पास एंडोथर्मिक केस है और ये आपके पास क्या केस है, एक्सोथर्मिक केस है। अब यहां पर एंडोथर्मिक में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, रिएक्टेंट्स को। हीट क्या कर रहे हैं, इधर देख लें जरा, इसको जरा रब कर देते हैं,
अब हीट प्रोवाइड की जा रही है A प्लस बी प्लस हीट, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एंडोथर्मिक को C प्लस डी। तो मुझे बताएं जब हीट देंगे, एंडोथर्मिक है ना ये, एंडोथर्मिक हीट कहां पे है, रिएक्टेंट में। इसको आप यूं भी लिख सकते थे, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हीट रिएक्टेंट में, याद रखिएगा। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब है हीट रिएक्टेंट में और डेल्टा H नेगेटिव का मतलब है हीट प्रोडक्ट में। बस ये याद रखेंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगी आप लोगों को। A B साथ में हीट है तो ये चीज बढ़ गई, जितनी हीट बढ़ाएंगे, अगर हीट इंक्रीज करते हैं, इफ हीट इंक्रीज का मतलब एरो ऊपर कर रहा हूं, तो अब यहां रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं तो कमी कहां आ गई, प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन को कहां जाना चाहिए, फॉरवर्ड, सही है, और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट बनने चाहिए। इफ एंडोथर्मिक के अंदर, एंडो बात कर रहे हैं, एंडोथर्मिक के अंदर हीट डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज हो रही है तो कहां कमी आ रही है, रिएक्टेंट में कमी आ रही है, तो रिएक्शन को कहां जाना चाहिए, रिवर्स जाना चाहिए। तो ये एंडोथर्मिक। और अब एक्सोथर्मिक का इसका ऑपोजिट है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जहां समझ लें, एक्सोथर्मिक के अंदर कि A प्लस बी ये जा रहा है C प्लस डी और साथ में हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट में हमें मिल रही है। इसका मतलब इसको हम डेल्टा H नेगेटिव के साथ भी लिख सकते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं आसानी के लिए। एंडोथर्मिक का मतलब हीट रिएक्टेंट का हिस्सा, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट प्रोडक्ट का हिस्सा। अब जब हमें एक्सोथर्मिक में हीट बढ़ाऊंगा तो अल्टीमेटली कहां बढ़ रहा है, प्रोडक्ट में बढ़ रही है। तो जो कमी कहां आ रही है, कमी यहां आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन को कहां जाना चाहिए, कमी वाली साइड पर जाना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए कि रिवर्स आ जाइए। जब हीट बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक में, हीट इन करेंगे एक्सोथर्मिक में, तो हमारे पास क्या होगा, रिवर्स। अब अगर मैं हीट कम करता हूं, हीट कम कर रहा हूं, तो कमी कहां आ रही है, प्रोडक्ट में। एक्सोथर्मिक में हीट कम कर रहा हूं, हीट कहां पर है, प्रोडक्ट में, तो हीट प्रोडक्ट में कमी आ रही है, तो रिएक्शन जहां कमी होती है उस तरफ जाता है। तो कमी कहां है, फॉरवर्ड की तरफ। तो मैं क्या कहूंगा, हीट अगर कम की जा रही है तो यहां पर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। दैट इज ऑल अबाउट हीट। तो एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में ऑपोजिट है। एंडोथर्मिक का मतलब ये समझ ले, शॉर्टकट रह गया। एंडोथर्मिक का मतलब समझ ले हीट रिएक्टेंट का हिस्सा, और एक्सोथर्मिक का मतलब हीट प्रोडक्ट का हिस्सा। और वही जो पहले बात बताई थी कंसंट्रेशन में, कि जहां कमी हो उस तरफ रिएक्शन को ले जाए। जहां जिस चीज की कमी हो, रिएक्शन बराबरी में कम हो जाए किसी चीज में, तो उसको उस तरफ ले जाए रिएक्शन को। जैसे लेट से हम एंडोथर्मिक के अंदर हमने कहा हीट बढ़ा दी, तो हीट बढ़ाने का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक तो रिएक्टेंट का हिस्सा, तो रिएक्टेंट बढ़ गए, रिएक्टेंट बढ़ गए तो कहां जाना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ। कमी कहां है, प्रोडक्ट की तरफ ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरीके से वाइस वर्सा ऑल्ट है। इसको दोबारा देखिएगा, अगर समझना है तो बार बार इसको रिपीट करके देखें, इसको समझ आ जाएंगे आपको। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे, इसको जरा रफ कर देते हैं ताकि इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए आपको एक छोटा सा मैं एक शॉर्टकट में सिखाना चाहूंगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये सिर्फ समझाने के रेफरेंस से। ये आपने बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ा है कि V जो वॉल्यूम है किसी भी चीज का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। इसका मतलब वॉल्यूम जितना बढ़ाएंगे प्रेशर उतना कम होगा, प्रेशर जितना बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना कम होगा। अब इस केस में, वॉल्यूम वाले केस में, आपको इक्वेशंस को गौर से देखना होता है। A प्लस बी ये जा रहा है C प्लस डी। जरा गौर से देखिएगा, इस बात को समझिएगा। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मतलब इक्वेशन अगर है, वॉल्यूम किसे कहेंगे, 1 + 1 1 + 1, सही है। यहाँ भी 2 मोल है, यहाँ भी 2 मोल है। कहीं प्रेशर वॉल्यूम चेंज आ रहा है, जब भी वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में वॉल्यूम बराबर है, तो आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर कुछ भी नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इट। प्रेशर जितना बढ़ाएंगे वॉल्यूम एक जितना ही बढ़ेगा दोनों तरफ, तो कोई प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा उस केस में, जबकि वॉल्यूम क्या होंगे, बराबर होंगे। अब समझ लें, इधर लिखा हुआ है A + B 3C, या लिखा हुआ है 3A, ये जा रहा है A + B + D। तो यहां जरा पहले केस में देखें तो रिएक्टेंट 2 मोल है, प्रोडक्ट कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। इधर देखें तो रिएक्टेंट 3 मोल है, इधर देखें तो प्रोडक्ट कितने हैं, टोटल 2 मोल हैं। अब यहां पर चेंजिंग आ रही है, इसका मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहां अप्लाई होगा। बट ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। जरा इधर देखिए, वॉल्यूम कहां कम है, पहले केस में, इसको मिटा देता हूं। पहले केस में वॉल्यूम यहां कम है, यहां ज्यादा है। जहां कम है रिएक्टेंट में कम है, प्रोडक्ट में ज्यादा है। मैंने क्या कहा, जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे ऐसे केस में, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जहां ज्यादा वॉल्यूम है उसके ऑपोजिट साइड जाएगा, मतलब कम वॉल्यूम की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम पे, प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन ने कहां आना है, रिवर्स आना है, क्योंकि कम वॉल्यूम की तरफ जाएगा, कम वॉल्यूम की तरफ जाएगा। अगर यहां जाएगा तो मजीद वॉल्यूम बनेगा ना, मजीद वॉल्यूम नहीं बनाना, हमने कम वॉल्यूम की तरफ आना है। तो ये ट्रिक समझ लें कि जहां पर मोल कम है, प्रेशर बढ़ाने का इफेक्ट वहां लगा दें आप।
मोल यहाँ रिएक्टेंट में कम थे तो रिवर्स आएगा। इधर देखें मोल हमारे पास प्रोडक्ट में कम है, 2 मोल है ना, प्रोडक्ट में कम है, तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या आएगा, प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। वहां ऊपर प्रेशर बढ़ाने पे बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, नीचे प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। और जरूरी नहीं है सिर्फ बढ़ाने की बात हो, आप कम भी कर सकते हैं रिएक्शन। अगर प्रेशर कम होगा तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम करने में वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, इस केस में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको थोड़ा रीड आउट भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से और ये चीज समझिएगा। ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर कोई आप कांस्टेंट चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, तो आपका ये डिस्टर्ब हो जाता है इक्विलिब्रियम, और इस डिस्टर्बेंस को ओवरकम करने के लिए इक्विलिब्रियम दोबारा अपने आप की शिफ्टिंग करता है एंड देन वो अपने आप को दोबारा इक्विलिब्राइज कर देता है। उसके लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाता है या बैकवर्ड जाता है, उसको हमने डिस्कस किया। चौथा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट रिएक्शन के डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट तमाम स्पीशीज की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा और स्पीड अप करता है। कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड अप करेगा, रिएक्शन की डायरेक्शन पे फोकस नहीं होगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज ऑल अबाउट ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कि बैलेंस कैसे किया जाए केमिकल इक्वेशन को। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है, लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड हमने इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया। दैट इज ऑल अबाउट ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसको बार बार देखिएगा, इसको समझिएगा। कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क टू मी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।